अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से। सेकंड ट्रेडिंग सेशन है और मार्केट में एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस देखी गई है। 2000 अबव पॉइंट्स का इजाफा इंटरडे हाई में भी देखा गया और साथ साथ जो क्लोजिंग तक मार्केट ने एक बिहेव किया वो था तकरीबन 1300 अबव पॉइंट्स का इजाफा, यानी कि 1376 पॉइंट्स का इजाफा आज के दिन क्लोजिंग में देखा गया। ये एक चेंज रहा पॉजिटिविटी के साथ। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि 1,70,000 एंड अबव हम कह सकते हैं मार्केट के साइकोलॉजिकल बैरियर्स वापस आ चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड। और देखा यह जाता है कि मंडे के दिन लास्ट वीक भी यही एक्सरसाइज रही थी, जब मंडे के दिन मार्केट ने थोड़ा सा जो एक डिप्रेस हम कह सकते हैं कि स्टार्ट किया था, लेकिन सेकंड एंड थर्ड ट्रेडिंग सेशन से मार्केट के अंदर वो नंबर्स वापस आ गए थे। और इस बार भी सेम सिचुएशन ऐसी ही रही है कि मंडे के दिन मार्केट में एक नेगेटिविटी रही, लेकिन आज के दिन से मार्केट में एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं कंसोलिडेटेड मार्केट, बहुत ही एक अच्छी मार्केट दिखाई दे रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि मजीद जो पॉजिटिविटी है वो अब पूरे वीक के अंदर थ्रू आउट द वीक देखी जाएगी। और भी मजीद बात करेंगे, आपको बताएंगे कि फिस्कल ईयर की तैयारियां जारी हैं, बजट आने वाला है और हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें काफ़ी बैक टू बैक इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान के लिए और जो इन्वेस्टर्स हैं ख़ासकर उनके लिए जो ट्रस्ट है उसमें एतमाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये तमाम जो इंटरनेशनल हम कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मार्केट्स पे सबका ही एतमाद बढ़ रहा है। तो ये एक ट्रस्ट, ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइन कदम है। और दूसरा ये कि तमाम जो एक FDI है वो अट्रैक्ट होती है। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान और मॉरिशस के दरमियान भी बायलैटरल रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, इसके हवाले से आपको बताएंगे किस तरीके से दोनों कंट्रीज में ट्रेड के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से इसको फरोग देने के लिए काम हो रहा है। तो प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान के पास बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट के नंबर्स भी बढ़ाने हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी फोकस करना है, वहीं बजट की भी तैयारी है तो फिस्कल डिसिप्लिन पे भी फोकस करना है। तो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं तो तमाम कंट्रीज के साथ जो एक्सपोर्ट बढ़ रही है और किस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ जहाँ जितने ही हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट के हवाले से बात की जा रही है, वहीं गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स है उनमें भी चेंजेस करते हुए दिखाई दे रही है। खासकर आपको बताएं टैरिफ पॉलिसी बोर्ड ने दूसरे साल के टैरिफ रैशनलाइजेशन प्लान की भी मंजूरी दे दी है। तो आज इसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि ये जो रैशनलाइजेशन की बात हो रही है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो सामने आएंगी। और आपको बताएं कि डिस्कोस के हवाले से जो चीज़ें हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से वो भी सामने आ रही हैं। वहीं डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के सारिफिन को 1.98 रुपये फी यूनिट रिलीफ देने का फैसला भी किया गया है। तो आज हम यहाँ डिटेल डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ ओवर जूम मौजूद होंगे गेस्ट, उनको भी वेलकम करते चलेंगे। शारिक वोहरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे ओवर जूम। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के और बिजनेसमैन भी हैं, सो वेलकम करते हैं शारिक वोहरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और इससे पहले मैं स्टॉक मार्केट की पोजीशन भी देखते चलूं, आज के मार्केट के टैरिफ क्या रहे। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, इंडेक्स अपडेट्स। 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,68,953.7 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,71,022.94, लोअर वाज 1,70,250.25 एंड फाइनली क्लोजर 1,70,330.56 का, यानी कि 1,376.86 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। पॉजिटिविटी के साथ 2000 हम कह सकते हैं इससे भी अबव पॉइंट्स का जो इजाफा था इंट्राडे हाई में देखा गया और साथ साथ क्लोजिंग में भी एक अच्छी चेंज रही। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक। वाओ, ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। TPLP इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.03 के इजाफे के साथ। 11.31 पे क्लोजर, 56.53 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। TPL सेकंड स्कोर पे 1.3 का इजाफा, 14.32 पे क्लोजर, 50.8 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। पेस पाकिस्तान थर्ड स्कोर पे 0.49 का इजाफा, 12.02 पे क्लोजर, 46.22 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। WTL फोर्थ स्कोर पे 0.01 का माइनर इजाफा, 1.28 पे क्लोजर, 25.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली वेव्स अप्लायंसेस 0.42 का इजाफा देखा गया, 9.51 पे क्लोजर रहा, 23.14 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये थी मार्केट की पोजीशन और ओवरऑल सिचुएशन हम देख रहे हैं। मैं शारिक वोहरा साहब से पूछना चाहूंगी, शारिक वोहरा साहब, जहां स्टॉक मार्केट की फिनोमिनल परफॉर्मेंस आज देखने में आई और ऑफ कोर्स जो डेली बेसिस पे इंडेक्स होता है, लेकिन मैं आपसे इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस के हवाले से पूछना चाहती हूँ। बिजनेस कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है पाकिस्तान की मार्केट्स पे,
क्या देख रहे हैं? एक तरफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, दूसरी तरफ पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल अदा करता है, और यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है बिजनेस कम्युनिटी का, यानी कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का, वो पाकिस्तान की मार्केट पे, पाकिस्तान की जो अब हम कह सकते हैं प्रॉफिट्स के हवाले से जो हम रेकोडिक की परफॉर्मेंस देखते हैं या माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर पोजिशन देखते हैं, तो बढ़ रहा है ये तमाम चीज़ें। कैसे देखते हैं? Thank you very much, Natasha, for taking me on your program. पाकिस्तान की एज द मीडिएटर जो रोल है वो अब तो बड़ा एस्टैब्लिश हो गया। पूरा दुनिया की जो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस वक्त पाकिस्तान पर उसका इन्हिसार है कि पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है ईरान और यूएस की वॉर के सिलसिले में, और जिस तरह पाकिस्तान की लीडरशिप ने उसमें डिप्लोमेसी की है और पूरी अरब वर्ल्ड को अपने साथ रखा, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को अपने साथ रखा, चाइना को अपने साथ रखा, और डेफिनेटली यूएस का तो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। तो एज मीडिएटर पाकिस्तान का रोल पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज किया है, और आपने जिस तरह इसकी निशानदेही की है और उसको रिलेट किया है पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ, तो आई थिंक वो बिल्कुल ठीक आपने सही समय में उसको रिलेट किया है कि जब आपकी इंटरनेशनली जो फॉरेन पॉलिसी है और आपकी का रोल एज अ नेशन एक पीसफुल कंट्री के साथ और टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ता हुआ एक कंट्री जब आपकी प्रेजेंटेशन होती है, तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर ये बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसा कि आपने जिक्र किया, रिकोडेक है, या इसके अलावा जो पाकिस्तान के ऑयल सेक्टर में या माइनिंग सेक्टर में या ड्रिलिंग में, जो ऑयल ड्रिलिंग और गैस ड्रिलिंग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, पाकिस्तान के जो पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। स्टॉक मार्केट डेफिनेटली इन चीज़ों से डायरेक्ट जो है वो असर कबूल करती है, और यही वो ट्रिगर्स होते हैं, यही वही सेंटिमेंट्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर है या हमारा डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इन सब चीज़ों से इंस्पायर होता है, इन सब ट्रिगर्स के साथ फिर वो स्टॉक मार्केट में जब काम करता है तो वो फिर लॉन्ग टर्म शेयर्स को होल्ड करता है। वो कोई डे ट्रेडिंग नहीं करता, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की बात नहीं करता, वो फिर लॉन्ग टर्म शेयर्स को होल्ड करता है। और जब लॉन्ग टर्म शेयर्स को होल्ड करते हैं ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स फॉरेन और डोमेस्टिक, तो डेफिनेटली मेरा जो व्यू है वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अभी बहुत गुंजाइश है। आई थिंक इट्स जस्ट स्टार्टेड, और नए स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, और उसके बाद जो पुरानी हमारी जो कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, और जो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, डिविडेंड्स दे रही हैं, आई एम श्योर कि स्टॉक मार्केट will be a great place for everyone in Pakistan and for everyone outside Pakistan. राइट। शारिक साहब, ये भी बताइएगा, जहां पाकिस्तान हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहा है, वहीं हम देख रहे हैं कि बिजनेस डिप्लोमेसी में भी इजाफा हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान एंड मॉरिशस रिलेशनशिप देखें या पाकिस्तान के रीजन में रिलेशनशिप देखें, वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। B2B रिलेशन की बात करें, ट्रेड के हवाले से बात करें, तो कैसे बिजनेसेस को देख रहे हैं आप? कितना बढ़ रहे हैं, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज दे रही है वो कितनी हेल्पफुल साबित हो रही हैं? नताशा, गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो सबसे सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चीज हुई पिछले 2-3 साल में वो ये हुई कि गवर्नमेंट ने जो मैक्रो लेवल के इंडिकेटर्स थे उनको इम्प्रूव किया, और जो पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था उसको वापस कंसोलिडेट किया। पाकिस्तान की रेटिंग्स में इजाफा हुआ, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा हुआ, पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट 22-24% तक चला गया था वो वापस आया 10-12% तक। और उसके बाद जो सबसे अहम किरदार अदा किया इनकी इस फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों जो पॉलिसीज थी, उसमें ये हुआ कि हमारी जो डॉलर पाक रुपए की जो पैरिटी थी उसमें बड़ी स्टेबल कंडीशन देखी हमने पिछले 2 साल। जब आपकी करेंसी स्टेबल होती है तो उसमें बोथ फॉर इम्पोर्ट एंड फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो बढ़ता है। वो कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स इस तरह नहीं बढ़ी जिस तरह के बढ़नी चाहिए थी, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो ये बनी कि यहाँ हमारे यहाँ जो पावर रेट्स थे, एनर्जी रेट्स थे, वो बहुत ज़्यादा हो गए। और वो इसलिए हो गए कि पिछली हुकूमतों ने जिस तरह पावर सेक्टर को मिस हैंडल किया, तो उसको ठीक करते करते
की जो एक्सरसाइज की इस गवर्नमेंट ने, उसमें काफ़ी टाइम लगा, बट आई थिंक दैट फेज हैज़ नाउ बीन डन एंड इंशाल्लाह अब पाकिस्तान में जो एनर्जी के रेट्स हैं वो भी कम होंगे। जी और वो 3 साल का जो मैक्रो लेवल पर स्टेबल कंडीशन अचीव की, अब उसका ट्रिपल डाउन इफेक्ट पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें आएगा। और वो तब आता है नजर जबकि ग्रोथ हो, जब आपकी जीडीपी बढ़े। तो नाउ इज द टाइम, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये जो हमारा बजट भी आ रहा है, ये भी, इसमें कोई नए टैक्सेस नहीं होंगे। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं कोई न्यूज़ दे रहा हूँ, बट बिकॉज जो गवर्नमेंट की अभी तक की जो इंडिकेशन है वो तो ये है शारिक कि साहब, जो आज की हमारी न्यूज़ है टैरिफ पॉलिसी के हवाले से, इस फिस्कल ईयर के लिए जो टैरिफ रैशनलाइजेशन प्लान है वो तैयार कर लिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कौन से टैरिफ रैशनलाइज किए जाएंगे और किस तरीके से? टैक्सेस के हवाले से तो आप दे ही रहे हैं कि इंडिया हो सकता है, क्योंकि इस बार आइडिया ये है कि एक्सपोर्ट लेड बजट होना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़े। रेमिटेंसेस तो हम बढ़ा चुके हैं, $42 बिलियन पे पहुंच चुके हैं, अब एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाना है। तो टैरिफ रैशनलाइजेशन से क्या मुराद है? आप क्या समझते हैं कि कितना ज़्यादा रैशनलाइज हो सकता है? देखिए, मैं फॉर कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड, आम आदमी के लिए समझने के लिए कि ये टैरिफ रैशनलाइजेशन क्या चीज़ है। पाकिस्तान में एक टैरिफ है जो कि जब हम कोई चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं तो उस पर एक सर्टेन रेट ऑफ ड्यूटी, सर्टेन रेट ऑफ सेल्स टैक्स और उसके साथ बहुत सारे दूसरे टैक्सेस जो हैं वो लगते हैं। और वो जो हमारी दरामदी अशिया हैं, जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, वो फिर जब रेट ऑफ ड्यूटी ज़्यादा होते हैं, एडिशनल टैक्सेस होते हैं, तो वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को डायरेक्टली हिट करते हैं। जब उनके रॉ मटेरियल्स, उनकी मशीनरी, उनके पार्ट्स और उनकी दूसरी इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं उन पर टैरिफ यानी कि रेट ऑफ ड्यूटी ज़्यादा होते हैं, तो जी उनकी कंपैटिटिवनेस टू मेक डॉलर्स थ्रू एक्सपोर्ट्स कम हो जाती है। इस गवर्नमेंट ने पिछले साल और उससे 1 साल पहले ये ऐलान किया था कि हम ग्रेजुअली टैरिफ को रैशनलाइज करेंगे, मीन्स कि टैरिफ को कम करेंगे और बिल्कुल। इस तरह रैशनलाइज करेंगे कि वो लोकल इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब ना हो जो वही चीजें बना रही है, और डायरेक्टली टैरिफ को रिड्यूस करने से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े। अब इस साल जो हमारा बजट आ रहा है उसमें मेरी जो ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने पढ़ा है उसमें ये कि बहुत सारी जो लेवीज हैं, जो एडिशनल ड्यूटीज हैं, उसमें 2 से 5% तक कमी होगी अक्रॉस द इंटायर टैरिफ। अब उसमें 200 आइटम्स हैं, 300 आइटम्स हैं, ये मैं आई एम नॉट श्योर, इसलिए कि वो डॉक्यूमेंट अभी तक गवर्नमेंट के पास है। बट वो जो हाईएस्ट रेट पर जो रेट ऑफ ड्यूटीज हैं से जो 20% हैं, या उसके बाद जो हाईएस्ट रेट है उसमें 2 से 3% की कमी होगी, और ये टैरिफ रैशनलाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स होगा। तो आई एम श्योर कि हर साल जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी का स्ट्रक्चर है उसमें कमी वाकया होगी। जब वो कमी वाकया होगी तो हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो आने वाले सालों में, हर आने वाले साल में उसकी कंपैटिटिवनेस बढ़ जाएगी। और इंशाल्लाह फिर अगर ये जो हमारी एनर्जी के रेट्स रैशनलाइज हो जाते हैं, और अगर हमारे यहाँ ये जो वॉर की वजह से हमारी जो पेट्रोलियम के प्राइसेस के हवाले मिसिंग से का और इन्फ्लेशन आई बैलेंस है। ऑफ पेमेंट का इशू है, ये अगर जी रिजॉल्व हो जाता है तो बहुत बेहतरी आ जाएगी एक्सपोर्ट में। शारिक प्लस साहब, एक चीज़ और, वो ये कि आपने जहां बिजली का जिक्र ही किया है, बिजली के प्राइसेस के हवाले से, तो ₹1.98 के जो पर यूनिट रिलीफ डिस्कोज एंड के इलेक्ट्रिक को देने का फैसला किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। इसके अलावा सोलर व्हीलिंग पॉलिसी भी आपने सुना होगा, वो भी आ रही है कि आप सोलर कहीं और लगाएं और फिर उसके बाद वो यूनिट्स जो हैं वो आप कहीं और जो बैठे, यानी कि कहीं की किसी के पास इंडस्ट्री होती है और उस इंडस्ट्री के ऊपर इतनी जगह नहीं होती कि वहाँ पे सोलर पैनल जो है वो लगाए जा सकें, तो आप कहीं और सोलर पैनल लगा सकते हैं और उस तरीके से दूर से आप जो उसकी यूनिट्स हैं या उसकी जो बिजली है वो ट्रांसफ़र गवर्नमेंट से ले सकते हैं। तो ये कैसे आपको लग रही है पॉलिसी? और दूसरा ये कि इस बार जो हम देख रहे हैं कि मिनिस्टर ऑफ पावर मिनिस्टर ने ये इंदिया दिया है कि यकीनन ये इस बार बजट के अंदर पेश की जाएगी सोलर व्हीलिंग पॉलिसी, तो ये रिलीफ और दोनों इस पॉलिसी के साथ मिलकर कितना ज़्यादा हम समझते हैं कि एक्सपोर्टर्स हजरात के लिए ये एक बेनिफिशियरी साबित हो सकता है? नताशा, इसमें दो पहलू बड़े अहम हैं जिनको आपने पॉइंट आउट किया। एक तो जो रीसेंट कट
इन इलेक्ट्रिसिटी रेट है 1.98 का। मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट कट नहीं है। इंडस्ट्री को इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो कंसिस्टेंसी की जरूरत है। इंडस्ट्री शुड नो कि उनका पावर रेट आइंदा आने वाले एक साल में क्या हो। तो एक तो जो इंडस्ट्री है वो इस चीज को क्रिटिसाइज करती है और वेरी राइटली क्रिटिसाइज करती है कि अगर हम अपने पावर रेट्स जो हैं वो हर 15 दिन में, हर एक महीने में उसको अलाइन करेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में। अब गवर्नमेंट की भी मजबूरी है, उसकी वजह ये है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं और वो पावर प्रोजेक्ट जो ऑयल पे चलते हैं तो पाकिस्तान का जो फिर वेटेड एवरेज रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको बढ़ाना पड़ता है। बट इंडस्ट्री को पावर रेट्स में स्टेबिलिटी चाहिए। और वो जो अभी आपने दूसरी बात की जो कि लगारी साहब ने अनाउंस किया कि जो बिलिंग के जरिए जो आप एक दूसरे यूनिट से बिजली ले सकते हैं, तो लेट्स होप कि वो पॉलिसी वाज़ेह तौर पर जल्द से जल्द नाफिज हो जाए। ऐलान तो हो चुका है लेकिन अभी तक उसकी मोडालिटीज जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुई। जरूरत इस बात की है कि उस पॉलिसी को मतलब है कि वो नजर आए कि हाँ जी, इस इम्प्लीमेंट हो साल जाए। कम से कम 500 या 1000 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने व्हीलिंग के जरिए सस्ती बिजली किसी सोलर प्रोड्यूसर से हासिल कर ली। तो लेट्स सी कि ये जो व्हीलिंग वाली पॉलिसी है ये कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होती है। बट एज अ मैटर ऑफ के जी पॉलिसी, यस इट्स वेरी गुड पॉलिसी। अच्छा शारिक साहब, आप बजट से कितनी ज़्यादा पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस बार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के हवाले से देखा ये जा रहा है कि बजट के अंदर कोई ना कोई ऐसी पॉलिसीज़ दी जाएंगी ताकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़्यादा हो और उससे जो अलाइन इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा चले। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर यानी कि बिल्डर्स एंड डेवलपर की बात करें या रियल इस्टेट के हवाले से बात करें तो इस बार उनके लिए बहुत सारी गुंजाइश इसलिए भी देखी जाती है क्योंकि गल्फ कंट्रीज से यू नो दैट के उनके जो बिजनेसेस हैं वो भी ट्रांसफ़र होने हैं। पाकिस्तान में भी एक अच्छे अमाउंट की हम समझते हैं कि ये एक एक्सपेक्टेशंस हैं कि आने वाले दिनों में ये अमाउंट वापस पाकिस्तान आएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मद में यूएई में ज़्यादा लगता हुआ दिखाई दिया था। और साथ साथ ये कि अब हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में रियल इस्टेट का सेक्टर इस साल बूम भी कर सकता है, जो कि तमाम हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद हैं उनका भी यही कहना है कि इस बार कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी चार्म मौजूद है पाकिस्तान में। तो इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इस बजट के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से इस बार कोई पॉलिसी ऐसी दी जा सकती है जिससे उनके लिए ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट बन जाए, वो अपने पैसे भी वापस ले आएँ और ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाए। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक बड़ा इकदाम होता है जो कि गवर्नमेंट के सर पर होता है चैलेंज के तौर पे, तो वो भी ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। जी नताशा, बिल्कुल। इस वक्त जो सिचुएशन तब्दील हुई है बिकॉज ऑफ ईरान यूएस इजराइल वॉर, और जिस तरह तब्दीली आई है यूएई में स्पेशली और अरब वर्ल्ड में एज अ होल, तो वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो कि ये समझते थे कि शायद उनका कैपिटल जो है वो पाकिस्तान से बाहर महफूज होगा, तो कम से कम इस वॉर के बाद ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि आइंदा 20-25 साल इस फिनोमेना को तो हमको दफन कर देना चाहिए कि पाकिस्तान से बाहर हमारा सरमाया महफूज है। अगर किसी जगह सरमाया महफूज है तो वो आपका अपना मुल्क है। और खुशाइन बिल्कुल। बात यह है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है दैट हैज ऑलरेडी पिक्ड अप, इसलिए कि वो इन्वेस्टमेंट्स जो कि बाहर जा रही थी वो पिछले 2 माह से ज़्यादा जब से ये जंग शुरू हुई है तो वो ज़ीरो हो चुकी है। तो दैट मीन्स कि वो जो आउटफ्लो था वो ऑलरेडी रुक चुका है, और वो आउटफ्लो का एक बहुत बड़ा पोर्शन डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होना शुरू हो गया है। इसीलिए आप देखें कि जो सीमेंट सेल्स के नंबर्स हैं वो दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहे हैं, और राइट। उसकी वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो कंसोलिडेट हो रही है। डेफिनेटली जिस वक्त ये बजट में बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो कि गवर्नमेंट रिव्यू करने जा रही है। 2 टैक्सेस सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो 7E के रिलेटेड था वो उस पर वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने उसको बहुत वेलकम किया है।
बहुत सारी ऐसी जो रेगुलेटरी चीज़ें थी उनमें भी इम्प्रूवमेंट आई है। पंजाब में हम देख रहे हैं बहुत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही है। होपफुली कराची और सिंध में भी उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि हाउसिंग की जो शॉर्टेज है वो पूरे मुल्क में एक जैसी है, कराची में सबसे ज़्यादा है। तो विद दिस सिचुएशन कि जिस मुल्क में हाउसिंग की शॉर्टेज हो और वहाँ पर एपिटाइट फॉर इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मौजूद हो, वहाँ पर लोग बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हों और वो अब राइट। ना करें, तो आप देखें कि ये डेफिनेटली प्लस पॉइंट्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत बेहतर सिचुएशन में लेकर आएंगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। शारिक वोहरा साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हम डिटेल कर चुके हैं ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से, और जो रेट रैशनलाइज होने जा रहे हैं टैरिफ के हवाले से, ये भी हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट किस तरीके से कीन है कि किसी ना किसी तरीके से हमारे बिजनेसेस और एक्सपोर्ट जो है बढ़ सके। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद है कमोडिटीज के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक इन द मार्केट के आज के दिन हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,52,428 रुपीज गोल्ड पर 10 ग्राम, 3,88,297। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस 4,341.96 डॉलर। आप देख सकते हैं गोल्ड की प्राइसेस इंटरनेशनली डाउनवर्ड है, जो कि लोकल मार्केट में भी थोड़ा सा एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। नेक्स्टली ऑयल WTI पर बैरल 89.28 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 92.59 डॉलर। और ऑयल प्राइसेस भी आप देख सकते हैं कि कैसे डाउनवर्ड ट्रेड कर रहे हैं। इट मींस कि हमारे पास इन्फ्लेशन के हवाले से इस बार हम कह सकते हैं कि जो नंबर्स हैं वो थोड़ा सा लेवल होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि कम होते हुए दिखाएंगे, क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन हमारी बढ़ रही थी, जिसका इम्पैक्ट या जिसका फियर हमारे लिए एक पॉलिसी रेट के बढ़ने की सूरत में सामने आ रहा था। नेक्स्टली हमारे पास और करेंसी के हवाले से भी अपडेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 321.1 रुपीज, सेलिंग वॉज 321.68। यूके पाउंड बाइंग रही 371.51, सेलिंग वॉज 372.17। यूएस डॉलर बाइंग रही 278.3, सेलिंग वॉज 278.8। एंड चाइनीज ऑन बाइंग रही 41.05, सेलिंग वॉज 41.12। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.13 रुपीज, सेलिंग वॉज 74.26। यूएई दिरहम बाइंग रही 75.78, सेलिंग वॉज 75.92। कतरी रियाल बाइंग रही 76.42, सेलिंग वॉज 76.56। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 905.92, सेलिंग वॉज 907.55। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। ओवरऑल हम देख रहे हैं जहां कमोडिटीज के हवाले से हमारे पास गुड न्यूज़ मौजूद है, वहीं करेंसी भी स्टैग्नेंट दिखाई दे रही है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के अंदर बजट के हवाले से काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, सिक्योरिटी के हवाले से और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि बजट के हम समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं बजट के अंदर, क्या क्या चीज़ें डिसाइड होनी हैं। सो इट्स टेक टाइम्स, और हमेशा ही बजट के अंदर हम देखते हैं कि डेट्स के हवाले से डिटेल्स रहती हैं। तो इस बार भी हम देख रहे हैं कि बजट जो है वो तकरीबन 12 जून को पेश करने के इम्कानात लग रहे हैं। तो आज हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से बजट की तैयारियां की जा रही हैं, कौन कौन से टैक्सेस इंप्लीमेंट किए जाएंगे, कौन कौन से टैक्सेस रिवोक किए जाएंगे, और साथ साथ हमारे लिए क्या सरप्राइजेस होंगे। आज ये भी बात करेंगे कि जहां फिस्कल ईयर 2026 में हमने देखा कि बहुत सारी चेंजेस हुई, वहीं यहाँ पे हमने यानी कि फिस्कल ईयर 2027 जो आ रहा है, 2026 एंड 2027, इसके अंदर 1000 अरब रुपए के नए टैक्स और नफाजी इक़दामात भी मुतवक्के हो सकते हैं, क्योंकि टैक्सेशन हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ाना इसका होराइजन ज़रूरी है। और इस बार जो टैक्स फाइलर हैं
उनको तंग नहीं किया जाएगा, बल्कि जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं या नॉन टैक्स पेयर हैं उनके लिए होराइजन को वसी किया जाएगा और मजीद नए टैक्स पेयर्स शामिल किए जाएंगे। आज ये भी बात करेंगे। और टैक्सेस के हवाले से जहां डिस्कशंस की जा रही हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि M6 मोटरवे के लिए तरक्याती फंड में तकरीबन 20 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ की गई है। तो बजट के अंदर हमारे लिए काफ़ी सारी नई चीज़ें भी हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो ये भी हम बात करेंगे। और आज के इस बजट स्पेशल सेगमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर और हेल्थ सेक्टर के हवाले से चीज़ें, यानी कि सेहत और फार्मास्यूटिकल के शोबे की तरक्की के लिए SIFC के जो इक़दाम हैं, नई हमने इनोवेशन, इसके हवाले से हम बात करेंगे। एक डिटेल्ड रिपोर्ट आप देखें, फिर वापस आते हैं और इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान का सेहत और फार्मास्यूटिकल शोबा खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मौसर पॉलिसी मुआवनत और हुकूमती इस्लाहात के बायस तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी के फरोग और पॉलिसी साजी में बेहतरी ने न सिर्फ तिब्बी खिदमात के मेयार को बेहतर बनाया है, बल्कि इस शोबे को मुल्की मईशत के एक अहम सुकून के तौर पर भी उभारा है। आदाद शुमार के मुताबिक हेल्थ टेक सेक्टर सरमायाकारी और कारोबारी मुआहिदों के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे मुतहर्रिक शोबा बन चुका है। शोबे में 4.2% सालाना शरह-ए-नमू के साथ तकरीबन $60 मिलियन की सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई, जो सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी करती है। माहिरीन के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत याफ्ता हेल्थ केयर अफरादी क़ुव्वत के इंतजाज ने मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी को मजीद मौसर बनाया है। SIFC के ताउन से सेहत के शोबे में कई अहम पॉलिसी इक़दाम भी मुतारफ कराए गए हैं। कौमी वैक्सीन पॉलिसी के जरिए मुल्क में वैक्सीन साजी के खुद कफील निज़ाम की बुनियाद रखी गई है, जिससे दरामदात पर इन्हिसार कम होगा और मुकामी पैदावार आलमी मेयार के मुताबिक फरोग पाएगी। इसी तरह कौमी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी पाकिस्तान की तारीख की पहली जामे पॉलिसी है, जो खून की हिफाजत, प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन और मुतलका मसनूआत की मुकामी पैदावार और बरामदात को फरोग देगी। अद्वियात की कीमतों से मुतालिक डीरेगुलेशन पॉलिसी भी एक अहम पेशरफ्त साबित हुई है। इस इक़दाम के नतीजे में जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी बेहतर हुई, जबकि फार्मास्यूटिकल सनत को नई सरमायाकारी और बरामदी मौके हासिल हुए। पाकिस्तान नेशनल मेडिकल टूरिज्म इनिशिएटिव का आगाज भी एक अहम संग मील है, जिसका मकसद पाकिस्तान को मेयारी और कम लागत तिब्बी इलाज के इलाकाई मरकज के तौर पर मुतारिफ कराना है। ज़ाब्ता जाती और इदारा जाती सतह पर भी नुमाया कामयाबियाँ हासिल की गई हैं। SIFC की मुआवनत से ड्रैप की मरकजी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने आलमी इदारे सेहत की प्री क्वालिफिकेशन हासिल की, जिससे पाकिस्तानी अद्वियात की आलमी साख में इजाफा हुआ है। इसी तरह हेल्थ टेक स्टार्ट एप्स और टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म्स में गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। फार्मास्यूटिकल सनत की तरक्की भी काबिल जिक्र है। 2025 में इस शोबे का मुनाफा 78% इजाफे के साथ 42 अरब रुपए से तजावुज कर गया, जबकि नेट फरोग 365 अरब रुपए से जायद रिकॉर्ड की गई। फार्मास्यूटिकल बरामदात में 34% इजाफा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की अद्वियात आलमी मंडियों में अपनी जगह बना रही हैं। शेखोपुरा के कायदे-आज़म बिजनेस पार्क में आलमी मेयार के जदीद फार्मास्यूटिकल प्लांट के क़याम ने इस शोबे की सनती सलाहियत में मजीद इजाफा किया है। ये मंसूबा न सिर्फ मकामी पैदावार को फरोग देगा, बल्कि पाकिस्तानी अद्वियात को बैनुल-अक़वामी मेयार से हम आहंग करने में भी मददगार साबित होगा। मजमूई तौर पर SIFC की पॉलिसी, मुआवनत, सरमायाकार दोस्त माहौल और हुकूमती इस्लाहात ने पाकिस्तान के सेहत और फार्मास्यूटिकल शोबे को नई सिमत दी है। ये इक़दामात न सिर्फ मईशत और बरामदात को मजबूत बना रहे हैं, बल्कि आवाम को बेहतर, मेयारी और जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी की बुनियाद भी फराहम कर रहे हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीरुल हक साहब। आप फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। और उससे पहले आपको बताते चलें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर के अंदर, तो पाकिस्तान में SIFC के थ्रू काफ़ी मेजर चेंजेस आए, जिसमें हम ये भी देख रहे हैं कि हेल्थ टेक के अंदर इजाफा हुआ है। ख़ासकर अगर बात करें नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी आई, इसके साथ साथ अगर हम देख रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म, इसमें इजाफा हुआ। और अगर बात करें रेगुलेशंस एंड रिफॉर्म्स के हवाले से, तो ये भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए कि किस तरीके से ड्रग्स की जो सप्लाई है या इनके प्राइसेस के हवाले से जो रिफॉर्म्स हैं, उनमें काफ़ी तवज्जो दी गई।
तो आज इसके हवाले से डिटेल्स बात कर रहे हैं। मैं तौकीरुल हक साहब से पूछना चाहती हूँ। तौकीर साहब, ये भी बताइए कि की पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड डी रेगुलेशंस के हवाले से हम बात करें, किस तरीके से गवर्नमेंट ने इस्लाहात किए, किस तरीके से तरक्की के लिए जो काम हैं वो किए गए, और साथ साथ जो टेक्निकल अगर हेल्थ टेक की बात करें तो इसमें भी काफ़ी इनोवेशन की गई। तो कैसे देखते हैं इस साल के अंदर और आप नेक्स्ट ईयर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर? जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि इस वक्त आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है, और वी आर प्राउड दैट वी आर ऑफरिंग क्वालिटी मेडिसिन टू आवर नेशन। तो आपने ये जो बात की है, पिछले 2 साल में 2024 से लेके और बाय नाउ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आपको याद हो कि 2 साल पहले बिफोर February 24 एक बहुत बड़ा इशू था कि बहुत सारी अद्वियात मार्केट से शॉर्ट हो गई थी, स्पेशली लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो मिल नहीं रही थी। इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, यहाँ तक कि पैरासीटामोल भी शॉर्ट हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर या हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, ये वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसकी प्राइसेस को 100% गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है हमारी। और इसमें हमने जब ये देखा कि एक हेल्थ क्राइसिस की तरफ जा रहा है ये सारा सिलसिला, तो 2023 में वी हैड अ स्ट्रॉन्ग एंड सीरीज ऑफ मीटिंग विद SIFC, और हमने उनको ये बावर करवाया कि अगर मेरिट पे डिसीजन ना लिया गया तो खुदा ना खास्ता आगे जाके ये हेल्थ क्राइसिस कहीं से कहीं चला जाएगा, और मेडिसिन रोज़ बरोज़ वो शॉर्टेज होना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद हमने उनके साथ सीरीज़ ऑफ मीटिंग की, और SIFC ने सबसे पहले ये देखा कि ये इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। तो और उसमें उन्होंने ये हमारा साथ ये दिया कि सबसे पहले इस इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करना है। तो फरवरी 2024 में नॉन एसेंशियल मेडिसिन पे जो डीरेगुलेशन की पॉलिसी आई, वो एक हवा का ताज़ा झोंका था इंडस्ट्री के लिए, जो हर गुजरते दिन बाद मेडिसिन शॉर्ट हो रही थी। तो उसमें यह हुआ कि जो असेंशियल मेडिसिन है उसकी प्राइसेस अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन जो कि WHO के मुतय्यन करदा 462 के करीब मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन बाकी अद्वियात को जैसे डीरेगुलेट किया तो उसके बाद सबसे पहला जो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया कि जितनी अद्वियात जिसमें कैंसर की मेडिसिन, TB की मेडिसिन, हार्ट से रिलेटेड इंसुलिन, और इसके अलावा हाइपरिन, यानी ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कि जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी थी, उनकी एक्सेस हुई और अवेलेबिलिटी फ़ौरन हुई जैसी डीरेगुलेशन हुई। और दूसरा ये कि जो काउंटरफीट मेडिसिन इस शॉर्टेजेस की वजह से आ रही थी या स्मगल्ड आ रही थी, उनको हमने एड्रेस किया। तो सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि डीरेगुलेशन पॉलिसी के विदिन 3-4 मंथ्स तमाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने तमाम इंपॉर्टेंट मेडिसिन को अवेलेबल कराया। उसके बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ उसका कि फिर जो जितनी बड़ी बड़ी और अच्छी कंपनीज थी, उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अपने आप को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, जिसको पिक्स की क्वालिफिकेशन कहते हैं, वो करवाई, जो कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट, और इंडस्ट्री इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेडिसिन ही नहीं बना पा रहे थे, और यही तो हमारे लिए तौकीर साहब, मुझे ये भी बताइए कि जो नए इन्वेस्टर, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो पाकिस्तान में अच्छी खासी फार्मास्यूटिकल, अगर इस सेक्टर की बात करें तो अच्छी खासी इंटरनेशनल हम कह सकते हैं कंपनीज मौजूद हैं। लेकिन नए इन्वेस्टर्स जिनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इस तरीके से कितने इन्वेस्टर्स आप समझते हैं कि आ रहे हैं, उनका एतमाद बहाल हो रहा है? और दूसरा ये कि जो हमारी एक्सपोर्ट है इसमें भी इजाफा देखा जा रहा है, फार्मा की एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमने देखा है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के हवाले से हमारे पास कुछ मार्केट्स न्यू टैप हुई हैं, तो ये कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि हमारे पास जो एक ये इनिशिएटिव लिया गया है या फिर एक टारगेट काइंड ऑफ थिंग सेट की गई है कि हम इस अगले 5 साल के अंदर फार्मास्यूटिकल की जो एक्सपोर्ट है उसको $10 बिलियन तक कर देंगे, तो वो कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। तो मैं यही बता रहा था कि इस डीरेगुलेशन के बाद, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के बाद, फिर बहुत सारी कंपनीज ने जो अब तकरीबन 15 के करीब हो गई, इन्होंने अपने आप को पिक्स क्वालिफाइड किया। उसका मतलब ये है कि उससे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़े हैं, और फिर हम अपने आप को रजिस्टर कराएंगे अदर मार्केट्स में भी। यही वजह है इंडस्ट्री ने को डीरेगुलेशन की पॉलिसी आई, उसके बाद पहली दफ़ा, आई थिंक 25 साल में हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि 34% की एक्सपोर्ट हमारी इन्हेंस हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और उसकी ये डीरेगुलेशन का एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसको SIFC के साथ अगर हमारा यही बात हुई थी कि जैसे ही आप मेरिट पे इंडस्ट्री फ्रेंडली
पॉलिसी लाएंगे। और ये डीरेगुलेशन की पॉलिसी कोई ये नहीं है कि क्योंकि स्पेशल पाकिस्तान में, दुनिया भर में प्राइसेस जो है नॉन एसेंशियल मेडिसिन की वो डीरेगुलेट होती हैं। अच्छा, डीरेगुलेशन से ये भी हुआ कि मार्केट फोर्सेस हैज स्टार्टेड प्लेइंग इट्स रोल, और अब प्राइसेस जो है ना स्टेबलाइज हो गई। तो अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज की जो आपने बात की, वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रही थी। अब ना सिर्फ ये कि उस पर वो रुका है, बल्कि अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी इंशाल्लाह। आप ये देखेंगे कि तमाम कंपनीज ने पहले मेडिसिन अवेलेबल कराई, एक्सपोर्ट को बढ़ाया, और अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो ये है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं, और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि देखें, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि 90% मेडिसिन हम खुद बना रहे हैं। आप ये अगर खुदा ना खास्ता श्रीलंका या कुछ कुछ और कंट्रीज की तरह हम इंपोर्ट बेस होते तो राइट, हमारा $1 बिलियन से ज़्यादा तो इंपोर्ट बिल होता। तो बिल्कुल। 90% हम मेडिसिन खुद बना रहे हैं। अच्छा, तौकीर अच्छा, साहब ये अब भी ये है बताइएगा कि नहीं SIFC नहीं, की, ऑफ कोर्स मैं आप बात कर जी चुके हैं। मेरा सवाल बस सुन ले, फिर आप बता दीजिएगा कि SIFC के थ्रू हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से ड्रैप को की मावनत की, या डिफरेंट जो और भी इदारे हैं उनकी मावनत की, और साथ साथ जो हमारा हेल्थ सेक्टर है इसमें भी कुछ नई इनोवेशन लाए, WHO के तकाजे भी पूरे किए, और साथ साथ अगर हम बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल भी दरकार है। अगर हम दवाइयाँ इंपोर्ट नहीं करते तो हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उसके हवाले से भी इनिशिएटिव्स लिए गए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और ग्रीन फील्ड फार्मास्यूटिकल मंसूबे के हवाले से भी बताइएगा कि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल जो एक एरा है या इस हेल्थ सेक्टर के अंदर, इसमें कितनी रिफॉर्म्स आप समझते हैं आ रहे हैं, इसमें कितनी तब्दीलियां आ रही बिल्कुल हैं? बिल्कुल इसमें तब्दीली आएगी। अब देखें, SIFC का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा ना कि उन्होंने इंडस्ट्री जो एक कंसल्टेटिव एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्री को एंगेज किया। ड्रैप के साथ, ड्रैप में भी बहुत पॉजिटिव रिफॉर्म हुई हैं, और ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे मिनिस्टर हैं और जो नए CEO आए हैं ड्रैप के, इन्होंने ड्रैप को भी डिजिटलाइज कर दिया है। अब एक हफ्ते के अंदर एक्सपोर्ट की रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, और इंडस्ट्री के साथ मिल के और उनके साथ डिस्कस करके पॉलिसीज़ को लाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वी आर वेरी लकी कि इस वक्त हमारे हेल्थ मिनिस्टर ड्रैप और इसके साथ साथ SIFC का जो इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए, SIFC का जो जो हमने, मैं एज अ चेयरमैन जो PPMA कर रहा हूँ, पूरे साल SIFC से हमने सीरीज ऑफ मीटिंग्स की हैं, और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी मेडिसिन हो, और हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लेके आए, और इसके साथ साथ जो हमारे इस वक्त लोकल इंडस्ट्री है वो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी को बढ़ाने के साथ साथ एक्सपोर्ट को बढ़ाए। अब आप ये राइट, जो कह रही है जोन का, तो उसमें आप ये देखिए कि इस फैसिलिटेशन के बाद, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटेशन है उसके बाद अभी वैक्सीन पॉलिसी आ गई है। हम 10% मेडिसिन जो हैं, जैसे एंटी कैंसर हैं, वैक्सीन हैं और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें अभी भी इंपोर्ट करना पड़ रही है। तो जब ये इतनी फैसिलिटेशन हुई है SIFC की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, ड्रैप की तरफ से, तो अब इंडस्ट्री अभी MOU साइन हुए हैं जिसमें SIFC की इन्वॉल्वमेंट भी और हमारे हेल्थ मिनिस्टर की भी है। चाइनीज कंपनी के साथ MO साइन मेमोरेंडम हुए हैं साइन हो हमारे। रहे हैं, राइट। जी, हम। अच्छा और तौकीर उसमें से साहब, अब हम इंशाल्लाह जो वैक्सीन्स हैं वो हम खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि 2030 तक जो हमें एक सब्सिडी मिल रही थी और जो स्पेशल रेट पे गावी कर रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो ये राइट, इतना टॉकी साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। वन लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। जहाँ हमने फार्मास्यूटिकल के अंदर बहुत काम कर लिया है और एक अच्छा चेंज भी दिखाई दे रहा है डे बाय डे, वहीं हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के हवाले से क्या न्यूज़ है? हम देख रहे हैं कि अभी तक FDA के हवाले से हमारे पास जो अप्रूवल्स हैं वो थोड़ी इशू अभी भी जनरेट करती हैं। तो क्या गवर्नमेंट इस बार जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर भी काम करने के मोड में है? यानी कि इक्विपमेंट्स के हवाले से एक बड़ा काम जो है जब आ जाएगा तो हमारे पास ज़र मुबादला भी अच्छा आ सकता है इससे। नहीं, देखिए, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि पिक्स क्वालिफिकेशन करवाइए, WHO की सर्टिफिकेशन है, और जो ड्रैप है वो भी अपने आप को पिक्स क्वालिफिकेशन के लेवल 3 पे लेके जा रहा है। तो उससे आप देखेंगी कि अगले 1 से 2 साल में ना सिर्फ अद्वियात का म्यार बेहतर होगा, बल्कि गवर्नमेंट इस तरफ भी जा रही है कि मेडिकल डिवाइसेस जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है उसमें भी हम अभी अभी B2B मीटिंग्स चाइनीज, ये उसमें ड्रैप और हमारी SIFC के साथ इन्वॉल्व होके जुलाई के मिड में चाइना से बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो कि मेडिसिन के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए और इसके अलावा न्यूट्रोस्यूटिकल्स के राइट, लिए भी मीटिंग्स होंगी। तो फ्यूचर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज आप ये देखेंगे बहुत ही रोशन है इंशाल्लाह। और चलें। मैं ये शुक्रिया अदा करूंगा SIFC का, गवर्नमेंट का, हेल्थ मिनिस्टर का, कि पिछले 1.5 साल में, 2 साल में जिस तरीके से हेल्थ
को इन्होंने एक पोटेंशियल सेक्टर के तौर पे लिया। ना इससे 3 चीज़ें होंगी, ना सिर्फ अद्वियात की क्वालिटी बेहतर होगी, ना सिर्फ मेडिसिन की अवेलेबिलिटी होगी, बल्कि इंशाल्लाह एक्सपोर्ट जो है वो भी आप देखेंगे वो भी इंशाल्लाह बहुत बढ़ेगी। वेल तौकीर साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं और हम फार्मास्यूटिकल के अंदर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर जहां हम ये चेंजेस, पूरा पैराडाइम शिफ्ट देखा है, वहीं हमारी अपनी पॉपुलेशन के हवाले से भी हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है उसको भी बेहतर करने के लिए, उसको भी बहुत बेहतर करने के लिए कोशिश की जा रही है। वेल प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं इसी नोट पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।